क्या होगी, वर्क पावर एनर्जी। देखिए वर्क पावर एनर्जी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो समझ लीजिए। वर्क पावर एनर्जी, सबसे पहले वर्क की बात करेंगे, एनर्जी और पावर की बात करेंगे। देखिए ऐसे तो आप ये समझ लीजिए इसका पूरा खानदान ही स्केलर है, मतलब ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। तो डिफिनीशन जब सभी का देखेंगे एक बार सिंपल वे में, तो वर्क को जब डिफाइन करते हैं, है ना, वर्क को, तो सबसे पहले वर्क को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। सिंपल मैथमेटिकल टर्म का देखेंगे, अब ये नहीं डिफाइन करेंगे, है ना, जो 10th क्लास में पढ़ना है उस तरह से, है ना, सिंपल मैथमेटिकल टर्म से आपका डिफाइंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक आपका ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये ब्लॉक है, इस पर हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं एफ, और डिस्प्लेसमेंट तो आपका होने वाला है इधर, देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से हमेशा डिनोट करेंगे या आर से, यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट जो होगा यहाँ पर वह तो हम एक्स से डिनोट करेंगे या आर से, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को या तो एक्स से डिनोट करेंगे या तो आर से। यहाँ पर डी से डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट नहीं करेंगे। और फोर्स है ये, है ना, ये क्या है आपका फोर्स है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, दोनों के बीच का एंगल यहाँ क्या है, थीटा है। यानी कि सिंपल भाषा में अगर आप डिफाइन करेंगे तो इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस बात को समझ लिए अच्छी तरह से, बहुत सिंपल तरीका है। और बी डब्ल्यू मतलब स्मॉल वर्क के लिए होगा एफ डॉट डी एक्स होगा, देख लिए ध्यान से, ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्या होगा, एफ डॉट डी एक्स होगा आपका। इस बात को समझ सकते हैं अच्छी तरह से, एफ डॉट क्या होगा आपका, डी एक्स होगा। लेकिन ये वेक्टर और ये स्केलर, है ना, तो अगर आप टोटल वर्क की बात करेंगे, टोटल वर्क जो होगा आपका वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स होगा, बोर्ड ब्लर आ रहा है ना, क्या होगा, है टोटल वर्क जो होगा। सर, बोर्ड ब्लर आ रहा है। बोर्ड तो इधर से ठीक है, मेरे लैपटॉप में तो नहीं गड़बड़ दिख रहा है उधर। सर क्लियर है, एकदम साफ है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके तरफ नेटवर्क गड़बड़ होगा। यहाँ पर देखिए बोर्ड हम एक और लगाए हुए रहते हैं लैपटॉप, उसमें सब क्लियर दिखता रहता है, अगर मेरा गड़बड़ होता है तो यहाँ सामने दिख जाता है। टोटल वर्क एफ डॉट डी एक्स होगा, है ना, एफ डॉट डी एक्स मतलब इंटीग्रेट करेंगे इस तरह से तब होगा, इस बात को समझिए टोटल वर्क। अब टोटल वर्क जो होगा तब तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, एफ डॉट एक्स सिंपल भाषा में, या फिर आप लिख सकते हैं एफ एक्स कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और थीटा किसके बीच का एंगल होगा वो तो ऊपर दिखा चुके थे। दूसरा, आप टोटल वर्क को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, कैसे, अगर इंटीग्रेट करे होंगे तो इनिशियल से फाइनल, तो फोर्स और डॉट प्रोडक्ट ऑफ x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर, या x फाइनल माइनस x इनिशियल लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के रूप में, आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब कि अब देखिए फार्मूला कौन सा कब यूज होगा ये बात समझ लीजिए, हम कौन फार्मूला कब यूज करेंगे, इस फार्मूला का यूज कब करेंगे, ये फार्मूला का यूज कब करेंगे, इस फार्मूला का यूज कब करेंगे, जब फोर्स या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में दिया रहे, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट जो भी है आपका किस में दिया रहे, जैसे कि वेक्टर में दिया रहे ट्वाइस आई 3j इस तरह से समथिंग, और आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी दिया रहे आपको वेक्टर में 4i माइनस 3k इस तरह से, तब आप डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। यानी वेक्टर का यूज, डॉट प्रोडक्ट का यूज तभी करेंगे जब आपको दोनों वेक्टर के फॉर्म में दिया रहे। इस फार्मूला का यूज कब करेंगे, ये फार्मूला का यूज कब करेंगे, फार्मूला का यूज कब करना है वो भी समझना पड़ेगा। इस फार्मूला का यूज कब करेंगे, इंटीग्रेशन वाले फार्मूला का, इंटीग्रेशन वाले फार्मूला का यूज कब करेंगे,
जब फोर्स आपको दिया रहे ऐसा सिंपल F बराबर AX प्लस B, इस तरह से, मतलब कि फोर्स जो है मैग्नीट्यूड नहीं, उसमें फंक्शन दिया रहे कोई ना कोई, तब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए ध्यान समझिएगा, इंटीग्रेशन वाले का यूज कब होगा, जब फोर्स सीधा फंक्शन में दिया रहे। फंक्शन कहने का मतलब समझ लीजिए कि फोर्स में ये x का या r का कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे, उसके साथ कोई ना कोई रिलेशन रहे, तब यूज करेंगे हम लोग। और सिंपल आप ये समझ लीजिए कि इस फार्मूला का यूज कब करेंगे, ये फार्मूला का मतलब वर्क का जो ये फार्मूला आया नीचे वाला का ऊपर का, ये वर्क का फार्मूला कब यूज होगा, तो ये फार्मूला का यूज आप जब करेंगे जब आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड सीधा सीधा दिया रहे। इस फार्मूला का यूज कब करेंगे, जब आपका फोर्स बराबर सीधा लिखा रहे, F बराबर है जो 20 न्यूटन है, 30 न्यूटन है, और ऐसा लिखा रहे, तो आपको ये फार्मूला, यानी तीनों फार्मूला यूज कब करेंगे तो समझ लीजिए। फार्मूला जो यूज करने का जो टेक्निक है और तरीका है, उस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से कि क्या होगा जो, ठीक है। तो यहाँ पर बात को अगर समझ लेते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, उस बात को समझ लीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 10th क्लास में जो हम लोग इसको पढ़ते थे, तो उसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता था फिक्स होता था, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, इस तरह से। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर अगर ये इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूला का यूज करना है तो 10 न्यूटन नहीं लिखा रहेगा 20x लिखा हुआ, या 20x प्लस 30 लिखा रहेगा, समथिंग इस तरह से आपको डाटा या इंफॉर्मेशन आपके पास दिया हुआ रहेगा, तब हम लोग इसे ऐसा यूज कर सकते हैं। और अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में रहेगा तो हम लोग ये यूज करेंगे, ठीक है। तो इतना तो बात समझ में आ गया होगा, इसमें अब कोई कष्ट नहीं रहा होगा, इस बात को समझ लीजिए अब। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, है ना। देखिए इसके बाद जो है आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे। उसके पहले सिंपल सा टर्म आप समझ लीजिए, जो कंडीशन समझे हैं उसी से रिलेटेड, है ना। देखिए वर्क डन का जो SI यूनिट ऑफ वर्क जो होगा वो क्या होगा, तो SI यूनिट ऑफ वर्क जो होगा, आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा लिखते हैं। तो देखिए SI यूनिट ऑफ वर्क जब लिखिएगा तो आपका हो जाएगा, आपका फार्मूला जो हो गया इस तरह से, तो वर्क का फार्मूला इस तरह से रहने देते हैं, है ना। और SI यूनिट जब लिखेंगे ऑफ वर्क, तब क्या होगा, ये न्यूटन और ये मीटर हो जाएगा, क्योंकि एंगल कॉस थीटा का कोई आपका यूनिट वगैरह नहीं होता है। और इसी को हम लोग कहते हैं जूल, इसको क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो डायमेंशन अगर यहां से लिखना चाहते हैं, डायमेंशन ऑफ वर्क, तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या होगा आपका, ML/P-2, ये फोर्स का हो गया, और उसे मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यानी ये हो गया, बात समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो है आपका, इस बात को समझ लीजिए कि वर्क डन में आपको ये सब जानना था। अब आपको एक क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं, है ना। आप समझ लीजिए बात को ध्यान से जल्दी से। देखिए क्वेश्चन तुरंत बना के दिखाना है, क्वेश्चन में लेट नहीं करना है, बस इतनी सोच लीजिए, फटाफट बना के दिखाना है। देखिए कहता है अब फोर्स बनाते चलिएगा फटाफट। अब फोर्स F इक्वल टू A प्लस BX दिया हुआ है, X ऑन अ पार्टिकल, X ऑन अ पार्टिकल, एक फोर्स इतना है जो किसी पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है इन द एक्स एक्सिस या एक्स डायरेक्शन। फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स, फाइंड वर्क डन by this force, find work done by this force during displacement
फ्रॉम ए टू सॉरी ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर d। चलिए जल्दी से इसको बनाइए। और फंक्शन से पता चल रहा होगा आप लोग को कि ये इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फंक्शन से क्या पता चल रहा है इसमें कि आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन जो है इंटीग्रेशन के फॉर्म में आपका दिया हुआ है। जल्दी से बनाइए, सभी लोग बनाइए जल्दी से, फास्ट में। आप मेरे पास बना करके भेजिएगा फटाफट, एकदम तेजी से। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, हमको यही पकड़ना था कि देखिए आपका फोर्स ये दिया हुआ है जो कि फंक्शन में है, ठीक है। तो वर्क बराबर जो होगा आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स होगा, सीधा सीधा बात लिखिएगा। और अब आप लिखिएगा इन एफ के बदले क्या लिखिएगा, ए प्लस बी एक्स लिखिएगा, ए प्लस बी एक्स है और इनटू डी एक्स है। जबकि लिमिट यहाँ दिया हुआ है 0 से d, लिमिट क्या दिया है 0 से d। अब इसको इंटीग्रेट करना सिर्फ रह गया है। तो वर्क बराबर आप लिखेंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है कि a इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा अलग होगा, और फिर प्लस क्या होगा बी एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा अलग होगा। लिमिट 0 से d था, तो यहाँ भी लिमिट 0 से d है, यहाँ भी लिमिट 0 से d है। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। जब यहाँ पर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता हो गया होगा कि a और इसका इंटीग्रेशन d होगा, और प्लस यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा आपका डी स्क्वायर बाई 2, आपका ये आंसर आ गया होगा। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए एक बार ध्यान से। बहुत भारी नहीं था क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत भारी नहीं था, बस इतना ही समझ लीजिए आप ध्यान से। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखिए फिर से एक अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी तरह का क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है, यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, तब करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए भेजे भी हैं बना करके, ठीक है। आपका आंसर कितना रहा है, 1 जूल आ रहा है आंसर इंटीग्रेट करने के बाद। थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है, 21 जूल आएगा। हाँ सर 21 है। 21 जूल आ रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इंटीग्रेशन में अगर कोई गड़बड़ी हो गई होगी तो हम बता देते हैं, देख लिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपका फिर से वर्क बराबर जो होगा आपका क्या होगा, डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स होगा। इतना तो बात समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर फोर्स का जो फंक्शन है वो फोर्स का फंक्शन है 10 प्लस 0.5x है और इंटू dx हो जाएगा। लिमिट जो रखा हुआ है 0 से 2 मीटर तक है, कितना से 0 से 2 मीटर तक है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब क्वेश्चन तो दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं आप लोग को। तो देखिए 0 से 2 मीटर है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे तो 10 इंटू dx का इंटीग्रेशन होगा 0 से 2 मीटर, 0.5 इंटू x का इंटीग्रेशन होगा 0 से 2 मीटर। 10 बाहर आ जाएगा तो आपका क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन के लिए x टू पावर 0 प्लस 1 होता है और 0 प्लस 1 होता है, क्योंकि x टू पावर 0 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 से 2
और 0.5 आ जाएगा, और यहाँ पर होगा x का पावर 1 + 1, 1 + 1 और 0 से 2 मीटर होगा। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर आ गया 10 बाहर और 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ अपर लिमिट होगा 2 का पावर 1, 0 का पावर 1, यहाँ 0.5/2 बाहर आएगा, फिर जो होगा आपका 2 का पावर 2 और माइनस 0 का पावर 2। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर हो गया 10 × 2 प्लस 0.5/2 × 4, यानी कि हो गया 20 और प्लस 1 यानी 21 जूल हो गया आपका आंसर। इस बात को समझ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। सब लोग का आंसर आ गया होगा, कोई कष्ट नहीं रहा होगा। चलिए अब क्वेश्चन बताते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा था वो समझ लीजिए, इसमें आपको ज्यादा कोई कष्ट नहीं है इस क्वेश्चन में, बात को ध्यान से समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में एकदम सीधा सीधा क्लियर कर रहा है, पार्टिकल मूव फ्रॉम इतना, फ्रॉम मतलब शुरुआत है ये, और यहां तक चला गया, मतलब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमको ये पता चल रहा है कि इनिशियल पोजीशन जो है पार्टिकल का वो -2i है और +5j है, और फाइनल जो पोजीशन है वो जो है आपका 4j है और +3k है, इतना है, और फोर्स तो आपको दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग वर्क का जो फॉर्मूला पढ़े हैं, F डॉट क्या पढ़े हैं, R फाइनल वेक्टर माइनस R इनिशियल वेक्टर, नहीं तो प्लस माइनस में गलती हो जाएगा आंसर में, प्लस माइनस में आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए जरा ध्यान से देखिएगा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट R फाइनल माइनस R इनिशियल, यानी कि आपको अगर डॉट प्रोडक्ट अब निकालना हो तो F का वैल्यू पहले लिख लीजिए कि क्या होगा। तो F का वैल्यू जो है आपका दिया हुआ है कितना, 4i + 3j दिया हुआ है, 4i + 3j दिया हुआ है, और आप R फाइनल माइनस R इनिशियल वेक्टर को जरा घटा करके एक साथ लिखिए और तब मजा आएगा। तो R फाइनल में इसमें से उसको घटाना है, तो ये तो आपको 4j में से 5j को घटाना पड़ेगा, R फाइनल में से R इनिशियल को घटाना है, तो एक जात को एक तरफ से, तो देखिए 4 में से 5 को घटाइएगा तो माइनस आ जाएगा, और नहीं तो आपको अगर वैसे घटाने नहीं आता है तो आप सिंपल सा समझ लीजिए बात को क्या होगा, हम लिख देते हैं, और नहीं तो इधर घटा देते हैं। आपको अगर R फाइनल जो लिखना है 4i और +3j है, सॉरी 3k है आपका, क्या है 3k है, और R इनिशियल जो है आपका वो क्या है आपका -2i है और प्लस क्या है 5j है। तो इसको अगर घटाने नहीं आ रहा है तो R फाइनल में सारे इनिशियल यहाँ कीजिएगा तो माइनस साइन, तो जहां जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा और साइन कन्वेंशन बदल जाता है। तो आप सीधा समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है, ये है आपका 4j था, 4j + 3k था, क्या था 4j + 3k था, और -2i + 5k था। तो i में तो यही है, तो यहाँ पर अगर जो टर्म नहीं दिया रहता उसके बदले हम लोग 0 लिख लेते हैं और घटाते हैं, तो ये क्या होगा 2i प्लस हो जाएगा। देख लिए ध्यान से, अब 4 में से 5 जाएगा तो -j बचेगा, और देखिए यहाँ पर k है तो उसमें आपका 3k हो जाएगा, ये देख लीजिए ध्यान से, मतलब ये आपका आ गया घटाने के बाद। देख लीजिए ध्यान से, अब जिसको जो सामने वो लिखिएगा, 2i लिखिएगा, -j लिखिएगा और +3k लिखिएगा। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट होता है सामने सामने होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर तो k है नहीं, तो अपने मन से 0k पुट कर दीजिए, क्योंकि 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए वर्क जब आप निकालने चलेंगे तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सामने वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 × 2 = 8 हो जाएगा,
माइनस आपका 3 हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा, यानी आपका आंसर जो है 5 जूल आने वाला है। कितना आंसर आने वाला है आपका? 5 जूल। आप देख लेंगे, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो हमको बोलिए, ऐसे तो ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन सभी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है आपका वेक्टर में, अगर किन्हीं को वेक्टर नहीं आता होगा तो वहां प्रॉब्लम है, तो वेक्टर आप अपने से समझिए, और नहीं समझ में आएगा तो फिर बाद में हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, वेक्टर भी पढ़ा देंगे, ठीक है। देखिए ये था आपका 2 क्वेश्चन, इस तरह से था कि जिसमें डॉट प्रोडक्ट और इंटीग्रेशन का यूज हो रहा था, मतलब वर्क डन के फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग उसकी बात कर रहे थे। डायरेक्शन नहीं लिखेंगे? क्या चीज? तो डायरेक्शन आई जे तो लिखे थे ना सब में। अच्छा, वर्क डन तो स्केलर क्वांटिटी, उसमें आई जे थोड़ी होगा, वर्क डन तो स्केलर हो गया, वेक्टर रहता तब ना आई जे लिखा था। और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। ठीक है, तो देखिए अब हम आगे चलते हैं और बात को समझने की कोशिश करते हैं। यानी वर्क हम लोग समझ गए कि वर्क में आपको इसी तरह का क्वेश्चन हो सकता है, इससे ज्यादा टाइप क्या होगा वर्क में। अब हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की बात करते हैं। किसका? एनर्जी का बात करते हैं। तो देखिए एनर्जी, आप एनर्जी को बहुत सिंपली से जानते हैं, है ना, एनर्जी का बहुत सिंपली से जानते हैं, और आज से नहीं बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं एनर्जी को, है ना। और सिंपल सा बात हम लोग ये जानते हैं, एक लाइन में डिफिनीशन जो हम लोग 5, 6, 7 से पढ़ते आ रहे हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना, यानी कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। आने की काम करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। और रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है, जो पावर हो जाता है, याद कर लीजिए, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, ये कैपेसिटी है, वहां रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है ना। तो एनर्जी बहुत तरह का होता है। अब आपको एनर्जी का टाइप पढ़ना है, तो यहाँ पर जो टाइप है वही टाइप की हम बात करेंगे। ऐसे एनर्जी का बहुत सारा टाइप है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी जो पढ़ना है हम लोग को, क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ एनर्जी, वो क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर? ऐसे तो बहुत सारा है ना। आपका थर्मल एनर्जी, है ना, जियो आपका हीट एनर्जी, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, लाइट एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर वर्क ऑफ एनर्जी में 11th में हम क्या पढ़ेंगे? तो मेनली मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, उससे ज्यादा यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। यानी कि हम यहाँ टाइप्स ऑफ एनर्जी में, है ना, मेनली ही पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। और यही एनर्जी 2 तरह का होता है आपका। एक क्या होता है आपका? काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है ना, और एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। मतलब सिंपल, आपको जो यहाँ पर जो टॉपिक में पढ़ना वही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आलतू फालतू बहुत कुछ यहाँ डिफिनीशन लिख रहे हैं, फिर से अलग अलग सारा चैप्टर। लाइट हम लोग अलग से पढ़ ही रहे हैं, हीट अलग से पढ़ते ही हैं, इलेक्ट्रिसिटी अलग से पढ़ेंगे ही, मैग्नेट अलग से पढ़े ही, न्यूक्लियस अलग से पढ़ेंगे ही। तो हम लोग यहाँ पर वही एनर्जी की बात करेंगे जो एनर्जी यहाँ पर जनरली पढ़ना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ना, एनर्जी ड्यू टू मोशन। बस इतना याद रखिए, एक लाइन में, ज्यादा बड़ा डिफिनीशन की जरूरत नहीं है। एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन के कारण जो एनर्जी आ जाए उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और इसको कहते हैं एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, है ना, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। पोजीशन सिंपल भाषा में याद रखिए, क्योंकि आपको एग्जाम में कभी डिफिनीशन नहीं आएगा, बस इतना समझ लीजिए, केवल अंडरस्टैंडिंग रखना है। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन,
पोजीशन के कारण जो एनर्जी हो उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और मोशन के चलते जो एनर्जी हो उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, सिंपल भाषा में, और ज्यादा कुछ में लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल जो होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल जो होगा, मूविंग पार्टिकल, इसका नाम आप सुने हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल के बराबर जो होगा वो हाफ m v² या u² जो भी लिखिए, है ना। अब यहाँ पर अभी जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है ना, वह पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन के चलते पढ़ना mgh। धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी एकदम शॉर्टकट 10th वाला फॉर्मूला पढ़ना है। पोटेंशियल एनर्जी का जो मेन फॉर्मूला जो अभी लिखेंगे, इसका डेरिवेशन आपको ग्रेविटेशन में पढ़ना है, इसके पहले नहीं पढ़ना है ना। तो पोटेंशियल, देखिए हम किसका पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं उसको हाथ मार्क कीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में पोटेंशियल एनर्जी को जनरली यू से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी नियर अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस के नजदीक की बात कर रहे हैं। आपको जो टॉपिक में पढ़ना है उसकी बात कर रहे हैं, और वह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और प्लस माइनस दोनों होता है। कब प्लस होता है कब माइनस होता है इसका भी डिस्कशन करेंगे। यानी कि आप बात समझ सकते हैं, मेनली जो एनर्जी आपको है, यहाँ मैकेनिकल एनर्जी की ही बात होगी। मैकेनिकल दो मेनली यहाँ दो तरह का, काइनेटिक और पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, तो ज्यादा कष्ट नहीं होगा। हम पहले फिर से यहाँ पर डिफाइन करते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी में तो आप समझते हैं कि क्या हो रहा था, तो हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा के फाइनल माइनस के इनिशियल। चेंज में हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिया जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और जब फाइनल माइनस इनिशियल लिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर हाफ m कॉमन आ जाएगा, v फाइनल v² माइनस u², आने की डेल के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग यही यूज करते हैं। इस बात को ध्यान से समझिए बात अच्छी तरह से। अब इसके बाद v जो होगा आपका फाइनल स्पीड होगा या फाइनल वेलोसिटी, जो भी लिखिए, दोनों में यही यूज होगा, ठीक है। और u जो होगा आपका इनिशियल स्पीड होगा या वेलोसिटी, जो भी लिख लीजिए आप, बात दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी नियर अर्थ सरफेस की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी नियर अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस की बात करते हैं, जो बहुत पहले सब पढ़ते आ रहे हैं उसी की हम बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी नियर अर्थ सरफेस, तो जरा ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। जब आप ऊपर मूव करेंगे, व्हेन वी गो अप, जब आप ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी लेंगे प्लस mgh लेंगे, यानी कि ऊपर की ओर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आपका बढ़ेगा। व्हेन वी गो डाउन, जब आप नीचे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपका माइनस में होगा, पोटेंशियल एनर्जी आपका घटेगा। इस बात को समझिए अच्छी तरह से। इतना समझने के बाद एक दूसरा एक टॉपिक है, उसको समझते हैं। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी वर्क डन, ध्यान से देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो क्या होता है आपका mg होता है। ग्रेविटी का फोर्स जो होता है वो आपका क्या होता है mg होता है, आने की मास इंटू जी। तो देखिए केस फर्स्ट में यहां पर लिखते हैं व्हेन वी गो अप, जब आप ऊपर जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, कोई भी पार्टिकल को जब ऊपर ले जा रहे हैं, जब कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ऊपर की ओर जाएगा, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, जबकि इस पर जो mg का फोर्स लग रहा होगा वो डाउनवर्ड होगा, जबकि जो mg का फोर्स लग रहा होगा वो डाउनवर्ड होगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं? जब ऊपर जा रहे होंगे तो आपका ये क्या होगा, आप x को h लिखिएगा, हाइट के टर्म में लिखा जाता है यहाँ,
तो आप जब ऊपर जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर और फोर्स नीचे होगा। तो वर्क की बात अगर करेंगे तो वर्क बराबर क्या होता है आपको पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तो। और यहाँ पर वर्क जो हो जाएगा तब तो मजा आ गया, mg नीचे की ओर है और h ऊपर है और cos तब तो 180 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, इतना बात समझ लीजिए। अगर कोई कष्ट है तो बोलिए, हम ज्यादा कुछ नहीं लिखे हैं। यानी कि तब तो केस फर्स्ट में जो वर्क हो गया वो आपका माइनस mgh हो गया। याद कीजिए पोटेंशियल एनर्जी का उल्टा, देखिए जब ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का साइन कन्वेंशन प्लस होता है, 10th क्लास से पढ़ते आप आए। लेकिन यही जब ऊपर जाएंगे तो वर्क डन बाई ग्रेविटी जो होगा वो माइनस mgh होगा, इस बात को याद कर लीजिए। वर्क डन बाई ग्रेविटी जो होगा क्या होगा आपका, माइनस mgh होगा। अब केस सेकंड की भी बात कर लीजिए, व्हेन बी गो डाउन, जब आप नीचे जाएंगे तो आपको तो सीधा सीधा बात अब समझ में आ गया। जब आप नीचे जाएंगे तो उसके लिए बात आपको जो है सीधा सीधा एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो है ना। आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा समझ में आ गया है कि जब नीचे अब जाएंगे तो ये भी नीचे हो जाएगा, यानी वर्क जो हो जाएगा आपको अब की बार वो प्लस mgh हो जाएगा। यानी कि जब नीचे जाएंगे तो प्लस mgh होगा, यानी वर्क डन बाई ग्रेविटी जो होगा वो बात समझ लीजिए पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा आपका हर हाल में उल्टा होगा। इतना बात समझ में आ गया होगा। अगला जो पॉइंट है आपको उसमें ये ध्यान रखना है कि याद रखिएगा वर्क डन के कंडीशन में, यानी वर्क डन के कंडीशन में, किसके कंडीशन में, वर्क डन के कंडीशन में ग्रेविटी के चलते जो होगा वर्क डन, उसमें हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा। कौन लिया जाएगा, हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा। इस बात को ध्यान समझिए, हमेशा क्या लिया जाएगा आपका, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा। इस बात को समझ सकते हैं आप अच्छी तरह से। इंक्लाइंड वाला यहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा। इन सभी में अगर किन्हीं को कोई थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है या डाउट है तो हमको बोलिए, नहीं तो फिर हम अगले टॉपिक में चलेंगे। देखिए ध्यान से, तब तो आप लोग देख लिए होंगे, तो अच्छे से चलते हैं, टेंशन नहीं लेना है ना। देखिए अब अगर गौर से चलते हैं और आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या हो कंडीशन हो सकता है। सर हाँ बोलिए। सर cos थीटा 180 डिग्री कैसे आया था सर? अच्छा, cos थीटा 180 डिग्री कैसे आया था वो समझ लीजिए ध्यान से, बहुत आसान तरीके से आया था। आप बताइए कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है और फोर्स नीचे है, और फोर्स में जो वर्क डन में फॉर्मूला होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। तो एक ऊपर की ओर है एक नीचे की ओर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यस आगे बात समझ में, यस सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर अभी बहुत सारा टर्म बाकी है। हमने कहा ना कि इतना आसानी से अभी पार नहीं करेंगे, लेकिन उसके पहले एक डिफिनीशन थोड़ा सा पावर का है वो भी लिख ही लेते हैं, क्योंकि एक लाइन का डिफिनीशन है। उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच करेंगे वो भी समझेंगे, न्यूमेरिकली किस तरह से अप्रोच करेंगे उसकी भी बात करेंगे। तो देखिए पावर, पावर तो सब लोग जानते हैं, डेली हम लोग यूज करते हैं नहीं, और हम लोग कहते भी हैं कि तुमसे ज्यादा पावर हमको है नहीं। तो आपको यदि ज्यादा पावर है तो किस चीज में ज्यादा पावर है ये बताइए, खाने में कि लड़ाई करने में कि पढ़ने में, बताइए ध्यान से। हर एक चीज में पावर होता है नहीं, कोई एक बार सुना हमेशा के लिए याद हो गया। मेमोरी पावर बहुत अच्छा है ना। किसी का खाने का पावर ज्यादा होगा, है ना। आप तब तक थोड़ा बहुत देख रहे हैं, तब तक कोई पूरा खा लिया, थाली खाली कर दिया नहीं, ये खाने का पावर हो गया। और घर में जो खाने में तेज रहता है वो अंदर से बहुत स्ट्रांग होता है ना। आप 2 चम्मच तब तक वो पूरा प्लेट खा ली, ठीक है। तो खाने का भी अलग पावर है। तो पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कोई भी काम कितना जल्दी जल्दी आप कर लेते हैं।
अगर काम आप जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसका मतलब पावर जल्दी ज्यादा है। आपको कोचिंग ही आना है, पैदल आना है सब लोग को, है ना। कोई जल्दी 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 पहुंच गया आने, उसका चलने का पावर ज्यादा है ना। तो पावर हर एक चीजों में होती है। क्या होता है? पावर जो है हर एक चीजों में है। आपको किस पावर को जानना है वो समझ लीजिए। तो हम तो यहाँ पावर सीधा सीधा लिखेंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या लिखेंगे? रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। सीधा सा लाइन, रेट ऑफ डूइंग वर्क, डूइंग वर्क। और रेट मतलब होता है टाइम से डिवीजन, यानी कि पावर को आप सीधा सीधा कर सकते हैं क्या? dw/dt, मतलब कितना आप जल्दी जल्दी कोई भी काम को कर सकते हैं। बस नहीं समझिए, कोई लड़ने बहुत तेज होते हैं जिनका लड़ाई में पावर बहुत ज्यादा होता है ना। अब कितने लोग को है जो अपने से हाथ उठा दिए? कोई नहीं उठाए, कोई लड़ने में तेज नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है ना। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये बात आपको पता है। और यहाँ टाइम dt है, ये भी बात आपको पता चल गया है अच्छा तरह से। जब यहाँ टाइम dt है तो बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, जब यहाँ टाइम dt है तो dx/dt वेलोसिटी होता है, यानी f.v भी हो जाएगा आपका, यानी पावर का फॉर्मूला आपका ये भी हो गया। बात समझ लीजिए अच्छी से, यानी टाइम से डिवाइड करेंगे तो dx/dt वेलोसिटी होता है, ये भी हो गया। यानी पावर का फॉर्मूला जो हो गया आपका एफ भी कॉस थीटा भी हो जाएगा। बात समझ लीजिए, है ना। एफ भी कॉस थीटा भी हो जाएगा। आप इस बात को समझ लीजिए अच्छे से। तो पावर को हम इतनी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और पावर का जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट ऑफ पावर जो होगा, वो बात आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। क्या होगा? वर्क, यानी जूल पर सेकेंड। इसी को हम लोग सिंपल भाषा में वाट भी कहते हैं। और खासकर वाट सबसे ज्यादा आप सुने होंगे बल्ब, लाइट के केस में, पंखा के केस में। कितना वाट का पंखा है, इतना वाट का बल्ब है, 9 वाट का बल्ब एलईडी बल्ब है, 10 वाट का है, 15 वाट का है, ये सब नाम सुने होंगे आप लोग। उसी तरह से डायमेंशन की भी बात करेंगे। डायमेंशन देखिए, याद कीजिए, डायमेंशन ऑफ पावर क्या होगा? ये होगा ml/2 और t-3 हो जाएगा। देख लिए ध्यान से, इस बात को समझिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए तो ज्यादा कष्ट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। यानी कितना जल्दी जल्दी कोई काम करते हैं, इस बात को समझ लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। और पावर तो डेली हम लोग यूज करते हैं, हमारे डेली लाइफ में यूज होता है ना। अभी भी यूज कर रहे होंगे, है ना। तो अब आगे चलते हैं। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, पावर समझ में आ गया? बोलिए जल्दी से। नीतीश कुमार, आ गया। चलिए आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए शुभम कुमार, आपको पावर समझ में आ गया है? यस सर। वेरी गुड। क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क। साइकिल कितना तेज चलाते हैं, ये भी एक पावर है। नहीं, पुल पर चढ़ाता है कौन पहले साइकिल, उसको भी पावर कहते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि ये सब में किन्हीं को कोई कष्ट रहा होगा, है ना। तो बाकी तो अब काम आगे धीरे धीरे होगा, है ना। इसमें देखिए, वर्क पावर एनर्जी में आपको फार्मूला बहुत बहुत आसान है ना। टेंशन मत लीजिए, फार्मूला बहुत आसान है और क्वेश्चन भी आसान है, बशर्ते कि ध्यान से समझिएगा, तब आपको कोई कष्ट नहीं होगा। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि आखिर क्या है। तो ये था पावर। अब देखिए, एक सिंपल सा टर्म और कंडीशन है, उसको लगाते हैं, जो कि केमिस्ट्री में बहुत यूज आता है ना। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम जो केमिस्ट्री भी यूज में आता है, बहुत अच्छा तरीके से आता है। यानी संबंध स्थापित कर रहे हैं किसके किसके बीच? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। किसमें? लीनियर मोमेंटम, यानी लीनियर मोमेंटम। एक सेकंड रुक जाइए, कोई बहुत परेशान कर रहे हैं हमको। देख रहे हैं ना, पढ़ाते पढ़ाते टेंशन होने लग रहा है।
रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। तो आपको ये वाला फार्मूला जो है ना बहुत यूजफुल है, बस इतनी ही समझ लीजिए। ये फार्मूला बहुत यूजफुल है, बात को समझ लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है हाफ mv²। ये बात आप जानते हैं और पढ़े भी हैं, ठीक है। दूसरा, अगर इसको आप मास से ऊपर नीचे अपने मन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, देख लिए ध्यान से। लेकिन यहां पर जो फर्क पड़ा, आप mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बाई 2m। देख लीजिए, m इंटू m और v स्क्वायर, तो इतना हो गया। और तब के बराबर आप लिख सकते हैं p² बाई 2m लिख सकते हैं। इस बात को समझ गए होंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला ही होता है आपका p, यानी लीनियर मोमेंटम जिसको हिंदी में रैखिक संवेग कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। पर डे के हिसाब से थोक भाव में फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बस इतनी समझ लीजिए, है ना। पर डे के हिसाब से थोक भाव में फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आप धीरे धीरे। तो देखिए यहाँ लीनियर मोमेंटम p बराबर क्या हुआ? mv हो गया। तो p बराबर जब mv हो गया तो इसीलिए हम ऐसा कर लिए। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला ये हो गया, व्हेन मास इज कांस्टेंट, व्हेन मास इज कांस्टेंट। ऐसे भी मास कांस्टेंट ही होता है, ज्यादा वेरिएबल इसको नहीं मानते हम लोग सम टाइम में छोड़ करके। तो कांस्टेंट हो गया तो आप k2 बटा k1 बराबर लिख सकते हैं p2 बटा p1 का होल स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से, ऐसा फार्मूला हम लोग केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा बनाते हैं, याद कीजिए। ऐसा फार्मूला हम लोग केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा बनाते हैं, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए ये हो गया। अब देखिए इसी को फिर फार्मूला में आगे बढ़ते हैं। p² बराबर आप लिख सकते हैं 2mk, तिरछा गुना कर दिए हैं, इसको तिरछा गुना कर दिए हैं, तो p² बराबर लिख सकते हैं आप 2mk लिख सकते हैं। देख लिए ध्यान से। अब p बराबर हो जाएगा यहां से √2mk हो जाएगा। देख लीजिए फार्मूला, तो ये भी एक फार्मूला हुआ। और यहाँ भी यदि मास कांस्टेंट हो गया तो ये तो फार्मूला याद करना ही है। यहाँ भी अगर मास कांस्टेंट हो गया तो p2 बटा p1 बराबर लिख सकते हैं √k2 बटा k1। ये सभी फार्मूला आपको यूज होने वाला है अभी का भी तुरंत। इसमें बताइए किन्हीं को अगर कोई प्रॉब्लम है तो, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन की बारी आएगी, वह क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। इसका किसकी बारी आएगी? क्वेश्चन का। है किन्हीं को कोई कष्ट इन सभी फार्मूले में? देख लीजिए, फार्मूला को जनरेट करेंगे और इस पर अब क्वेश्चन चलेगा, तब फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के बिना आगे बढ़ना बिल्कुल बेकार है। देखिए बहुत लोग कहते हैं फास्ट पढ़ा रहे हैं, फास्ट नहीं है, ये स्लो है। अब बहुत लोग कहते हैं स्लो पढ़ा रहे हैं, है ना। तो हम लोग को तो मीडियम में चलना है ना। जो लोग को फास्ट लगता है उन लोग क्या कीजिए, अपने आप को थोड़ा स्लो कर लीजिए, और जिन लोग को स्लो लगता है उनको थोड़ा अपने आप को क्या कर लिए, फास्ट कर लीजिए, है ना। सब सही हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग में देखते हैं कौन पहले उस क्वेश्चन को बना के भेजते हैं। क्वेश्चन है परसेंटेज लिखे हैं ऐसे, परसेंटेज इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम इज, परसेंटेज इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम इज आपका 20 दिया हुआ है। फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी क्वेश्चन को आपको बनाना है, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, नहीं आया है उनको हम बताते हैं। चलिए, परसेंटेज इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम आपका दिया 20, तो फाइंड परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन है, परसेंटेज इंक्रीज, तो देखिए ध्यान से लिखिएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं,
यानी मोमेंटम को पी से डिनोट करते, परसेंटेज के मोमेंटम बराबर होगा, देखिए परसेंटेज इंक्रीज लिखना है तो इंक्रीज पहले क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, परसेंटेज में इंक्रीज निकालना है तो इंक्रीज जो निकाल लिए आप, इंक्रीज कितना निकाल लिया आप पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब इंक्रीज जब आप निकालिए पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाई पी इनिशियल, तो इसको कहते हैं फ्रैक्शन। अब परसेंटेज का मतलब होता है 100 से गुना। पहले लिखने का स्टाइल और तरीका जिनको नहीं आता वो ध्यान से समझ लीजिए। परसेंटेज इंक्रीज किसी भी चीजों का लिखा जाता है तो फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल इंटू 100 होता है, इस बात को समझ लीजिए। फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुने 100 होता है। चाहे आप प्रॉफिट का परसेंटेज लिखिए, तो प्रॉफिट का परसेंटेज 5वां क्लास से पढ़ रहे हैं और उसमें भी लिखते थे फाइनल मूल्य माइनस इनिशियल मूल्य बटा इनिशियल मूल्य इंटू 100। तो फाइनल मूल्य को क्या कहते थे, एसपी सेलिंग प्राइस, इनिशियल मूल्य को क्या कहते थे, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, अब बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो वही बात तो यहाँ भी लिखे हैं, हर एक जगह परसेंटेज इंक्रीज का मतलब वही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल इंटू 100। और इसी को शॉर्टकट में लिखने का वो टेक्निक था वहां पर, उस बात को अगर आप समझना चाहते हैं तो बात क्या है वो समझ लीजिए। इससे P1 से डिवाइड कर दीजिए, तब P2 बटा P1 माइनस 1 इंटू 100, ये भी वो फॉर्मूला हो गया। देख लिए ध्यान से। सिमिलरली उसी तरह से आप किसी का भी परसेंटेज लिख सकते हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर लिखिएगा K2 माइनस K1 बटा K1 इंटू 100, या इसी का फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं K2 बटा K1 माइनस 1 इंटू 100। लिखने का स्टाइल जो है ना पहले वो समझिए, अभी सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, आपको पहले ये समझा रहे हैं कि 5वां क्लास वाला मैथ याद है कि आप भूल गए हैं, इस बात को समझने का तरीका सिखा रहे थे। अभी ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं, देख लीजिए ध्यान से। तो इतना अगर बात समझ में आता है तो क्वेश्चन बनाना तो अब बहुत आसान है, इतना दूर में क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे ही आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, जैसे ही आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार, तब क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है P2 बटा P1 माइनस 1 इंटू 100 इक्वल टू दिया हुआ है 20। देखिए क्वेश्चन में दिया पर लीनियर मोमेंटम का 20 दिया है, इससे उसको डिवाइड कर दीजिए फट से, तो आप लिख सकते हैं P2 बटा P1 इक्वल टू 20 बटा 100 प्लस 1। ये वाला उधर जाके देखिए प्लस 1 हो जाएगा, देख लिए ध्यान से। तो यहां से कटवा दीजिए पहले, ये 5 बार का कटेगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो 6 बटा 5 आ जाएगा, देख लिए ध्यान से, देख लीजिए एलसीएम लीजिएगा तो 6/5 आ जाएगा। फिर नाउ करके लिखिएगा, आप क्या जानते हैं K2 बटा K1 इक्वल टू P2 बटा P1 का होल स्क्वायर, अभी फॉर्मूला हम लोग देखे थे, तो आप देखे थे 6/5 का होल स्क्वायर देखे थे, यानी कि 36/25। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तब तो आप लिख सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, अभी लिखा हुआ है K2 बटा K1 माइनस 1 इंटू 100 लिखा हुआ है परसेंटेज इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, ये होता है फॉर्मूला, देखिए लिखा हुआ है। और इतना बराबर तब तो क्या होगा वो समझ लीजिए, ये परसेंटेज इंक्रीज, तो K2 बटा K1 का वैल्यू निकाल चुके हैं 36/25, तो आप लिखिएगा 36/25 माइनस 1 इंटू 100 लिखिएगा, बात समझते चलिए। तो एलसीएम लीजिए तो 36 माइनस 25/25 इंटू 100 लिखिएगा, तो आपको पता है कि ये 25 से 4 बार का कटेगा, कितना बार का, 4 बार का, और ये हो गया 11 गुने 4, यानी 44% से काइनेटिक एनर्जी जो है आपका बढ़ जाएगा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो हमको जरूर बतलाइए, क्योंकि नहीं तो फिर हम आगे तो बढ़ेंगे ही हर हाल में। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए।
हम तो बस इतने ही जानते हैं। अब सब लोग को समझ में आ गया है? जिनको नहीं समझ में आया है वो हैंड रेज कर सकते हैं अगर बोलने में डर लगता हो तो, और नहीं तो एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिएगा दोबारा जब मन करे तब, क्योंकि आपका सारा वीडियो रिकॉर्ड रहता है ना, टेंशन मत लीजिए। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की जो बात है वो प्रॉब्लम भी आप ही को बनाना है। अब दिया हुआ है परसेंटेज, अब का अगला क्वेश्चन है परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज 96 है, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जल्दी से बनाना है, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दिया है 96, तो आपको परसेंटेज इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम निकालना है कि आखिर क्या होगा। देख लीजिए ध्यान से अच्छी तरह से। चलिए बहुत लोग बनाए होंगे है ना, कितना आंसर आया है ये बताइए। अब 4.04 4.04 आया है ना, वेरी गुड। चलिए हम भी बनाते हैं अलग मेथड से अब, है ना, परसेंटेज एरर मेथड। परसेंटेज एरर मेथड है ना, आने की अलग मेथड से बताते हैं। देखिए जो एरर मेथड से पढ़े थे, परसेंटेज एंड एरर मेथड जो भी है, परसेंटेज एंड एरर मेथड, उस मेथड में क्या होता है, पहले फार्मूला लगाइए। आपको काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m। ये बात आप समझते हैं, अच्छी तरह समझते हैं। और मास कांस्टेंट है तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा, ये कांस्टेंट, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। अब पावर अगर 2 है तो 2 से गुना। ये मेथड पढ़े थे ना हम लोग परसेंटेज एरर में, याद कीजिए। अब देखिए यहां पर इसका परसेंटेज दिया है 2%, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम तो चेंज इन मोमेंटम बटा इनिशियल दिया हुआ है। इसका मतलब 2 गुने 2 यानी 4%। आपका आंसर लगभग सही आ गया कि नहीं। 4.04 को 4 से ज्यादा तो नहीं लिख सकते हैं आप, देख लीजिए ध्यान से। यानी कि ये वाला मेथड से जल्दी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ये वाला मेथड कब लगेगा, जब आपका क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज या परसेंटेज एरर के बारे में दिया रहे मात्र 5% से कम डाटा। 6-7 तक भी चलेगा तो लग जाएगा, लेकिन 5 से कम रहे तब लगेगा। 5 से ज्यादा में ये वाला मेथड लगा दिए तो गलत गलत आंसर बताने लगेगा, बस समझ लीजिए ध्यान से। यानी कि उसी बात पर हमको डिस्कशन करना है। बात समझ लीजिए कि परसेंटेज एरर मेथड से हम लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं किसी का, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बनता है, लेकिन वह कब लगेगा, जब आपका परसेंटेज का वैल्यू 5 से कम रहे तब लगेगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए अच्छी तरह से। हम वही बात समझ रहे हैं यहाँ पर अच्छी तरह से, अन्यथा आपको रियल मेथड से बनाना पड़ेगा। रियल मेथड में थोड़ा लंबा जाता है, लेकिन सोल्यूशन सबका सही सही करके दिखलाता है। लेकिन रियल मेथड का भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है वो समझ लीजिए। किस फंक्शन के लिए, जैसे बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यदि एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई फिजिक्स में फंक्शन आ जाए तो चेंज परसेंटेज चेंज इन बाई जो होगा ना, ये वाला जो होगा परसेंटेज चेंज इन बाई इक्वल टू 2 इंटू x%, देख लीजिए ध्यान से, और प्लस x% बाई 10 का होल स्क्वायर। ये ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। यानी हम क्या बोले वो समझ लीजिए, मैथ के हिसाब से बोल रहे हैं। अगर बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर रहे तब तो ये वाला फार्मूला भी लगेगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी जो है पी स्क्वायर बाई 2m होता है, तो देखिए आप लिख सकते हैं डेल के
बाई के इंटू 100 इक्वल टू 2 इंटू पी का परसेंटेज आप प्लस पी का परसेंटेज आप बाई 10 का होल स्क्वायर। देखिए एकदम सिमिलरली उसी तरह से ये सेट कर गया फार्मूला, क्योंकि मास यहाँ कांस्टेंट होता है इसलिए सेट कर रहा है फार्मूला। इस फार्मूला पर रियल मेथड वाला भी आंसर आ जाएगा और सभी वाला आ जाएगा। देखिए अगर आपका एक क्वेश्चन अभी बनाए थे तो उसमें दिया हुआ था ना परसेंटेज इंक्रीज मोमेंटम जो था तो आपका 20% था पी का वैल्यू, तो के का वैल्यू फाइंड आउट करना था आपको, तो बहुत लंबा से गए थे। यहाँ पर के का परसेंटेज इंक्रीज डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इस मेथड से। कहिए कैसे? तो 2 गुने 20 देख लीजिए ध्यान से, और प्लस 20/10 का होल स्क्वायर। देख लीजिए 2 गुने 20 आप प्लस 20/10 का होल स्क्वायर, तो 44% नहीं आ गया डायरेक्ट। आप समझ लीजिए ये मेथड कब लगेगा, वो मेथड कब लगेगा, और शुरुआत वाला मेथड तो सबके लिए एक ही मेथड है, इस बात को आप समझ सकते हैं। किन्हीं को कोई कष्ट है या कोई प्रॉब्लम है तो बतलाइए। अब ये सब दिमाग आपको चलाना है। अब ऐसा फार्मूला जहां जहां मिले इस तरह का फार्मूला पूरे फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेट, सब जगह आप ये फार्मूला को यूज कर सकते हैं अगर परसेंटेज की बात करेगा तो। कोई परेशानी है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलिए खुशी कुमारी। सर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर वाला कब यूज करना है? यही तो यूज करना है, ये सब में यूज होगा, हर एक में, इसमें भी यूज होगा, कम बलम भी यूज हो जाएगा। देखिए सर कम बलम कैसे यूज होगा, तो इसका आंसर देखिए यहाँ बनाते हैं, यही है ना, डेल के बाई के इंटू 100। ऐसे ओरिजिनल वाला के लिए ये है, लेकिन इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, आपका 2% था तो लिखिएगा 2 गुने पी यानी 2 गुने 2%, आप प्लस 2%/10 का होल स्क्वायर, तो देखिए 4 और 4 हो गया ना, और प्लस 0.2 का होल स्क्वायर तो 0.04 आएगा। देख लीजिए यानी 4.04 आंसर आ गया। तो ये फार्मूला आपको हमेशा के लिए लागू होगा, मतलब शॉर्टकट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फास्ट भागना हो उसके लिए। हम बोले ना कैपेसिटी टू वर्क, टू डू वर्क, पावर उसी को कहते हैं, कितना तेजी से आप भाग सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। इसीलिए तो और किन्हीं को कोई डाउट, कोई परेशानी है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए ध्यान से, कोई अगर डाउट है तो हमको बतला सकते हैं। चलिए तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना कॉम्पिटिटिव में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए ट्रिक, कंसेप्ट, शॉर्टकट सारा मेथड आपको समझा दिए हैं कि आखिर क्या होगा। अब इसका यूज जो है आपका केमिस्ट्री में भी होता है और कहाँ होता है, मॉडर्न में भी, फिजिक्स में भी होता है। बोलिए तो थोड़ा उधर भी एक्सप्लेन कर देते हैं। केमिस्ट्री और मॉडर्न में एक ही चीज पढ़ना है, एक पढ़ना है डी ब्रोगली कंसेप्ट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, नाम सुने होंगे आप लोग, लैम्डा बराबर h/p, डी ब्रोगली वेवलेंथ, उसमें इसका बहुत यूज होता है ये सब फार्मूला का, काइनेटिक एनर्जी वाला और मोमेंटम का रिलेशन मिला करके, है ना। क्योंकि आप जानते थे, देखिए नोट पॉइंट में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, फिर से तो पढ़ना ही है आपको, हर हाल में इस फार्मूला को याद रखना है, क्योंकि इस फार्मूला को नहीं याद करने का मतलब है कि लगभग वो क्वेश्चन आपको कंपटीशन में छूट गया, क्योंकि या केमिस्ट्री या फिजिक्स मिला के देता ही है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके में वेव जनरेट करता है। व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन then wave associated with particle, यानी पार्टिकल जो है उसके साथ वेव एसोसिएटेड होता है, और वो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है लैम्डा बराबर h/p होता है, यानी h बाई लीनियर मोमेंटम होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये फार्मूला वहां दिया गया था डी ब्रोगली वेवलेंथ का। अब आपको अगर मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी होगा,
तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप p²/2m पढ़े थे, याद कर लीजिए। अब p बराबर क्या हो गया, √2m तो हो जाता है, ये भी बात आप पढ़ लिए थे। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, h/p के बदले √2m के नहीं लिख सकते हैं क्या, देख लीजिए। तो ये सब कंसेप्ट जो है सभी जगह यूज होगा फार्मूला का। और ऐसा क्यों लिखे हैं, तो ये फार्मूला आप समझ लीजिए कि यहाँ से कहाँ, काइनेमेटिक्स डी ब्रॉगली केमिस्ट्री वाला पार्ट दोनों जुड़ गया कि नहीं, तो ये फार्मूला गया। इसमें फिर एक 12th का इलेक्ट्रोस्टैट भी जोड़ेगा। कहिए कैसे, जब कोई चार्ज पार्टिकल को याद कीजिए, 10th में भी फार्मूला पढ़ना था आप लोग, पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पढ़ते थे, V बराबर वर्क बाय चार्ज, याद कीजिए। यानी कि यही वर्क डन जो होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है। अब यही वर्क डन जब काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा तब काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला होगा Q × V। अब यहाँ देखिए V फॉर वेलोसिटी लिखे हुए हैं तो गड़बड़ न हो जाता है। तब यहाँ पर पोटेंशियल इंडिकेट करने के लिए क्या करेंगे, हम S से डिनोट करते हैं हमेशा, जहां जहां पढ़ाते हैं तो S से डिनोट कर दिए, VS शॉर्ट में लिख दिए, और VS जो हो गया यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अब हो गया, क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तब अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ देखिए कितना लंबा रूप धारण कर लेगा। एक फार्मूला तो h/p हो गया, दूसरा फार्मूला h/mv हो गया, तीसरा फार्मूला h/√2mk हो गया काइनेटिक एनर्जी, और चौथा फार्मूला जो हो गया √2m काइनेटिक एनर्जी के बदले चार्ज इनटू वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। ये सारा फार्मूला आपको पढ़ना है कि नहीं, आप बताइए ध्यान से, केमिस्ट्री में है ना। और ये सारा फार्मूला फिजिक्स में भी पढ़ना है। तो आप बताइए ध्यान से कि वर्क पावर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी सब मिक्स हो रहा है यहाँ पर थ्योरी। यानी VS जो है आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी इसका यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। तो इस बात को समझ लीजिए, यानी हम लोग ये सब चीजें का वर्क पावर एनर्जी का हमेशा यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही जगह यूज होगा, ठीक है। तो इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। बहुत सारा चीज मिक्स होता है, हम लोग थ्योरी इसमें देख लिए हैं कि क्या हो रहा है, जो देख लिए ध्यान से एक बार। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, है ना। इन सभी बातों को ध्यान से समझिए। मेन तो वर्क पावर में मजा अगले क्लास से आएगा। आज तो थोड़ा थोड़ा थ्योरी ज्यादा निकल गया है ना। अगले क्लास से हाउ टू सोल्व प्रॉब्लम, सब लोग SC बार पहला पार्ट लेकर के बैठेंगे, है ना, कोई इधर उधर भागेंगे नहीं, ठीक है। सारा क्वेश्चन सोल्यूशन होगा यहीं पर बोर्ड पर, ठीक है। देखिए अब हम लोग को पढ़ना क्या है, वर्क पावर एनर्जी थ्योरम। सबसे ज्यादा कष्ट आप लोग को यहीं से शुरुआत होता है। देखिए पूरे फिजिक्स में अगर सबसे बड़ा धोखा होता है तो यहीं से शुरुआत होता है। वर्क पावर एनर्जी, कोलिजन और सेंटर ऑफ मास, ये तीनों मिला के एगो चैप्टर है NCERT में, जिसको वर्क पावर एनर्जी में सब दिया है पढ़ने के लिए। वर्क पावर एनर्जी में ही दिया है सब तीनों चैप्टर, 3 गो टॉपिक है। इस तीनों टॉपिक अगर क्वेश्चन मिक्स कर दिया जाता है ना, तो बच्चा क्या, टीचर का भी दिमाग खराब कर देता है। अब सोच लीजिए कि यहाँ पर कितना अस्थिर से पढ़ना पड़ेगा आपको। किसको वर्क पावर एनर्जी अगर नहीं समझ में आएगा तो कॉलिजन, सेंटर ऑफ मास नहीं समझ में आएगा, और ये तीनों गड़बड़ाया तो फिर रोटेशन को तो उलट समझ जाइए कि क्या कर देगा ये। यानी बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्लास नहीं छोड़िए। अगर क्लास छूटा तो वीडियो को 10 बार रिप्ले करके देख लीजिएगा, चाहे 20 बार देख लीजिए, लेकिन बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क पावर एनर्जी थ्योरम, और क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है, और SC वर्म का क्वेश्चन लगातार बनाएंगे, उससे कंसेप्ट डेवलप होगा, है ना। तो आज का क्लास अब यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। आज